हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है चैल्शा एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो यहाँ पे देखो कि प्रेजेंटली हमारे जो बैचेस स्टार्टेड है वो है आपका एक तो चंडीगढ़ पीआरटी एनटीटी और टीजीटी। इसके लिए हम आईसीटी की क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, आपका आईसीटी का कंप्यूटर फंडामेंटल, इंटरनेट का इंट्रोडक्शन, जो भी इंटरनेट से रिलेटेड है टॉपिक, वो जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब कवर हो चुका है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी हमने विद डिटेलिंग में कवर कर लिया है। इन सभी के हमने प्रैक्टिस सेट भी किए हैं। जब आपका कंप्यूटर फंडामेंटल कवर हुआ था तब हमने उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। जब आपका इंटरनेट कंप्लीट हुआ था तब हमने उसके भी प्रैक्टिस सेट किए थे। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के भी हमने क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है, एंड जब मैंने चंडीगढ़ पीजीटी का जो आईसीटी का बैच स्टार्ट किया था तो वहां पे भी हमने एमसीक्यूज किए थे, तो वो एमसीक्यूज भी कर लेना। ठीक है, ये मत सोचना कि वो पीजीटी का बैच था तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वो क्वेश्चंस भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जिन्होंने भी पीडीएफ ली है उनको पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी जितने भी एमसीक्यूज हुए हैं उनको वो सभी क्वेश्चंस मिले हैं। टोटल 1000 कुछ एमसीक्यूज है आपके। कुछ हिंदी मीडियम के लिए थे, कुछ इंग्लिश मीडियम के लिए थे। तो आपने चाहे इंग्लिश मीडियम की पीडीएफ ली हो, हिंदी मीडियम की पीडीएफ ली हो, मैंने आपको क्वेश्चन दोनों मीडियम के प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है, जो थ्योरी है वो आपने अगर इंग्लिश के लिए है तो इंग्लिश के कंटेंट मिला होगा, हिंदी के लिए है तो हिंदी का कंटेंट मिला होगा, लेकिन क्वेश्चन आपको दोनों के मिले हैं। तो ये बात हो गई। ठीक है, उसके बाद जो एमएस ऑफिस के क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तीनों के अलग से क्लासेस अवेलेबल है। क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज की, जहां पे तीनों के अलग अलग हमने किसी के कुछ एमएस ऑफिस के काफी सारे हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो एक बार उनकी क्लासेस देख लेना। फिर आपकी एक 350 एमसीक्यूज की क्लास अवेलेबल है एमएस ऑफिस की। उसके अंदर आपको एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, जो एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस है वो 350 क्वेश्चंस वहां पे करवाए गए हैं। ठीक है, तो वो देख लेना। तो एमसीक्यूज ऑलरेडी करवा रखे हैं मैंने, ऐसा नहीं है कि एमसीक्यूज मैंने नहीं करवाए हैं। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। आपको बस क्या करना है, एक बार थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना कि भाई कहाँ पे वो वीडियो अवेलेबल है, कहाँ पे वो क्लास है। तो एक बार आप अपनी प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, आपकी प्लेलिस्ट में वो सभी क्लासेस अवेलेबल है। ठीक है, तो आज यहाँ पे देखो हम कंप्यूटर फंडामेंटल के कुछ और क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखेंगे। कितने क्वेश्चन है टोटल? आपके 50 क्वेश्चन है जो हम आज की क्लास में और देखने वाले हैं। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। एंड वर्ड कंप्लीट हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट है। ठीक है, एक्सेल की 2 क्लासेस हो गई है। एंड जो एक्सेल की इंट्रोडक्टरी क्लास है ना वो जरूर देख लेना, उससे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। इंट्रोडक्टरी क्लास काफी इंपॉर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। उसके बाद आपका होम टैब हुआ है, होम टैब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी उसकी इंट्रोडक्टरी क्लास है। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट सब कुछ ही है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एंड आप खुद भी देख लेना कि आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, मेरे देने से पहले आप खुद भी इनके क्वेश्चंस के आंसर या तो मुझे कमेंट में करके दे सकते हो कि भाई हाँ आपका सही है या नहीं, आप अपनी प्रैक्टिस भी यहाँ पे कर लेना। अब यहाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन, जर्मन, फ्रेंच और अरेबिक। जो कंप्यूटर टर्म पहली ही क्लास थी जो आपकी चंडीगढ़ पीआरटी, एनटीटी, टीजीटी की कह लो, फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था कि कंप्यूटर जो ये टर्म है वो कौन सी भाषा से आई है, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच और अरेबिक। आंसर पता है तो कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए क्या है आपका लैटिन, ऑप्शन बी है आपका जर्मन। और कमेंट कैसे करोगे, वीडियो को पॉज करो, अपना कमेंट दो। ठीक है, जिससे कि आपको मेरा आंसर ना सुन पाए। सी है आपका फ्रेंच और डी है आपका अरेबिक। तो देखिए जो आपके कंप्यूटर टर्म है, एंड कंप्यूटर का मतलब होता है कैलकुलेशन। ठीक है, कंप्यूटर किसका मतलब क्या है, कैलकुलेट करना। कंप्यूटर कैलकुलेट के लिए यूज हुआ है यहाँ पे। तो ये एक लैटिन लैंग्वेज से आया है। कहां से आया है, ये आपका लैटिन लैंग्वेज से आया है, मतलब लैटिन भाषा से आया है। ठीक है, क्वेश्चन सही था, मतलब आंसर आपका सही आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन, देखो डिफरेंस इंजन किसने बनाया था, जो आपकी क्लास थी ना हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, वहां पे बताया था मैंने ये क्वेश्चन कि भाई आपका डिफरेंस इंजन किसने क्रिएट किया था। एलन ट्यूरिंग ने, चार्ल्स बैबेज ने, सैम्यूर क्रे, ये स्पेलिंग आएगी सैम्यूर क्रे, और उसके बाद है ऑगस्टा एडमिंग ने। तो यहाँ पे डिफरेंस इंजन किसने क्रिएट किया था, तो देखिए
जो फादर ऑफ कंप्यूटर थे ना चार्ल्स बेबेज, उन्हीं की मशीन है ये डिफरेंस इंजन। ऑप्शन बी आपका आंसर करेक्ट रहेगा, चार्ल्स बेबेज। और सैम्युअल क्रे आपके फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। और एलन ट्यूरिंग कौन है? तो एलन ट्यूरिंग को जो है आपके इनको आधुनिक जो कंप्यूटर है उसका जनक माना जाता है। ठीक है, किसका जनक माना जाता है, किसका फादर माना जाता है? मॉडर्न कंप्यूटर का जो फादर है वो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है? हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? अपने आंसर देते रहना अगर आप देना चाहते हो तो। एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, सैम्युअल क्रे, ऑगस्टा एडमिंग। सेम ही ऑप्शंस है, लेकिन क्वेश्चन क्या है भाई? कंप्यूटर के फादर। तो अभी मैंने आपको बताया कंप्यूटर के फादर कौन है आपके? चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, ऑप्शन बी। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? देखिए क्वेश्चन में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, किसी में ऊपर वाले कंप्यूटर में क्या पूछा गया था? कंप्यूटर के फादर। अब किसका पूछा जा रहा है? कंप्यूटर साइंस का फादर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो एलन ट्यूरिंग है वो मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कहे जाते हैं और एलन ट्यूरिंग को ही कंप्यूटर साइंस का भी फादर माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा। हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? पर्सनल कंप्यूटर को हम पीसी से डिनोट करते हैं। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर के फादर कौन है? एडवर्ड रॉबर्ट, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज या नन ऑफ दीज। तो देखिए पर्सनल कंप्यूटर के फादर कौन है आपके यहाँ पे? एडवर्ड रॉबर्ट है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे देखो कि ये एडवर्ड रॉबर्ट कौन है। वैसे तो मैंने आपको कहीं ना कहीं ये नाम भी करवाया होगा। ठीक है, हिस्ट्री में या फिर कंप्यूटर के फंडामेंटल में ही मैंने आपको करवाया था। फिर भी एक बार देख लीजिए अगर आपके माइंड में नहीं आ रहा है तो। एडवर्ड रॉबर्ट कौन है भाई? तो देखो यहाँ पे जो एडवर्ड रॉबर्ट है, याद है मैंने आपको एक कंप्यूटर का नाम बताया होगा, अगर यहाँ थ्योरी में नहीं तो एमसीक्यूज में बताया होगा, ऑल्टेयर। ALTAIR, ऑल्टेयर कंप्यूटर। ऑल्टेयर, इसके आगे था 8800। तो जो एडवर्ड रॉबर्ट है ना, इन्होंने यही कंप्यूटर इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था, जिसका नाम क्या था? ऑल्टेयर 8800। एडवर्ड रॉबर्ट को ED रॉबर्ट भी कह देते हैं। एडवर्ड रॉबर्ट कौन है? तो जो MITS है ना, MITS, इसके को फाउंडर है एडवर्ड रॉबर्ट। ठीक है, एंड वैसे तो कंप्यूटर बहुत बने हैं। ठीक है, इससे पहले कंप्यूटर आए हैं आपके ENIAC भी आया है, एडवेक भी आया है, एडजेक भी आया है, लेकिन जो एडवर्ड रॉबर्ट है इन्होंने जो अपना कंप्यूटर बनाया ऑल्टेयर 8800, इन्होंने इसको एक नाम दिया। क्या नाम दिया भाई? पर्सनल कंप्यूटर कहा। इसीलिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? तो यहाँ पे किसका नाम आएगा? एडवर्ड रॉबर्ट का नाम आएगा। ठीक है, एंड ये ऑल्टेयर 8800 कंप्यूटर आपका 1974 में आया था। ईयर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कब आया था? 1974 में आया था। उसके अलावा ये आपका पहला कमर्शियल सक्सेसफुल पर्सनल कंप्यूटर था। ठीक है, समझ में आ गया। एडवर्ड रॉबर्ट के बारे में हमने काफी सारी बातें कर ली। क्या क्या बातें कर ली भाई? एडवर्ड रॉबर्ट ने जो कंप्यूटर बनाया उसका नाम उसने पर्सनल कंप्यूटर कहा। ठीक है, कंप्यूटर का नाम ऑल्टेयर 8800 था। एडवर्ड रॉबर्ट MITS के क्या थे? को फाउंडर थे। ये कंप्यूटर इनका 1974 में आया था और ये कंप्यूटर पहला कमर्शियल सक्सेसफुल पर्सनल कंप्यूटर था। ओके, इतनी बात समझ में आ गई हमें। चलिए अब आप एक बात और पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, अगर आपने नहीं पूछी है, कि मैम ये MITS की फुल फॉर्म क्या होती है। वैसे तो एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि MITS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो देखिए MITS की फुल फॉर्म होती है माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेट्री सिस्टम। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? M से होती है माइक्रो, I से है आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन, T से है आपकी टेलीमेट्री, और S से क्या है आपका? सिस्टम। ये क्या है? आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके को फाउंडर कौन है? आपके एडवर्ड रॉबर्ट है। ठीक है,
समझ में आ गया? MITS की फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेट्री सिस्टम। चलिए इतना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर आप दे सकते हो। सीपीयू के बारे में आपका क्वेश्चन है कि अ सीपीयू कंटेन्स, एक सीपीयू में क्या होता है? अपने ऑप्शन रीड करिए। अ कार्ड रीडर एंड अ प्रिंटिंग डिवाइस। अच्छा, टोटल 50 क्वेश्चन है। जरूर बताना कमेंट करके कि आपके 50 में से कितने आंसर सही हुए, ठीक है? क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक ही है, 7 अप्रैल को आपका एग्जाम है, ठीक है? तो एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा कि 50 में से आप कितने मार्क्स यहाँ पे लेके आए हो, ठीक है? CPU contains a card reader and a printing device, an analytical engine and a control unit and an arithmetical logical unit, an arithmetical logical unit and a card reader। काफी इजी सा क्वेश्चन है। सीपीयू के बारे में पूछा गया है कि सीपीयू में क्या होता है। तो मैंने आपको बताया भी है कि सीपीयू के मैंने आपको 3 पार्ट्स बता रखे हैं। वैसे 2 पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे। वो 2 पार्ट के नाम यहाँ पे मेंशन भी है। क्या है भाई? तो यहाँ पे देखिए कि सीपीयू के अंदर होता है एक तो सीयू और दूसरा होता है एएलयू। सीयू की फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट, एएलयू की फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ठीक है? सही था ना ये वाला आंसर आप लोगों का? चलिए आगे देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम? Which of the following controls the process of interaction between the user and the operating system? ये user है, ठीक है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये आपका कंप्यूटर मान के चलिएगा। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कौन करवाता है? ये क्वेश्चन है आपका GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है? आंसर देखिए, यूजर इंटरफेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्लेटफॉर्म, स्क्रीन सेवर। मैंने करवाया हुआ है ये क्वेश्चन भी। कौन सा आंसर करेक्ट करके आओगे? स्क्रीन सेवर क्या होता है? स्क्रीन सेवर होता है कि जब आपका मोबाइल, जब आपका कंप्यूटर में आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, वो स्लीपिंग मोड में जा रहा है, तो आप जो भी पिक्चर वहां पे डिस्प्ले करवाना चाहते हो वो होती है आपकी स्क्रीन सेवर। प्लेटफॉर्म क्या होता है भाई? कोई भी एक एप्लीकेशन जिसपे रन हो रही है वो चीज कहलाती है प्लेटफॉर्म। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं? जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, उन्हें लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? कंपाइलर करवाए थे ना, इंटरप्रेटर, उसके बाद है आपका थर्ड असेंबलर। ये 3 ट्रांसलेटर करवाए थे मैंने। कंपाइलर, इंटरप्रेटर आपका हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदल देता है। असेंबलर आपका असेंबली लैंग्वेज को लो कंपाइलर और इंटरप्रेटर आपका हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। असेंबलर आपका असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है? तो ये मैंने आपको करवाए थे। यूजर इंटरफेस बताया था, एक आपको GUI इंटरफेस बताया था, एक आपको CUI इंटरफेस बताया था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड यूजर इंटरफेस या कैरेक्टर लाइन यूजर इंटरफेस, ठीक है? GUI के अंदर क्या होते हैं? आइकन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं भाई? आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्राफिकल एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। CUI के अंदर क्या होता है? एक ब्लैक सी स्क्रीन ही होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है? आपका एक CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI का एग्जाम्पल क्या है? विंडोज, विंडो क्या है? आपका एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूजर इंटरफेस क्या होता है भाई? यूजर इंटरफेस जो यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरेक्ट करवाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी यूजर इंटरफेस किया है उनका आंसर करेक्ट है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। The first computer were programmed using assembly language, machine language, source code और object code। पहला कंप्यूटर, ठीक है, पहला कंप्यूटर जब बनाया गया था उसमें जो प्रोग्रामिंग हुई थी वो कौन सी लैंग्वेज को यूज करके हुई थी? असेंबली लैंग्वेज। देखो आंसर जरूर देना। ये जो प्रैक्टिस सेट है वो डिसाइड करेगा कि भाई आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी हुई है, आपको कितना समझ में आया है, ठीक है? आप जो ICT के आपके 12 मार्क्स है वहां पे आप कितने लेके आ सकते हो। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट कंप्यूटर जो है आपका प्रोग्राम किया गया था असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड या ऑब्जेक्ट कोड। अब इनके बारे में समझो, अपना आंसर कमेंट करिए और समझिए, ठीक है? सोर्स कोड क्या होता है? जब भी आप किसी प्रोग्राम को टाइप करते हो, किसी भी लैंग्वेज में टाइप करते हो, तो वो जो ओरिजिनल कोड होता है ना, जो आपने ओरिजिनली खुद टाइप किया है, उसे कहा जाता है सोर्स कोड। ओरिजिनली कोड को क्या कहते हैं हम? सोर्स कोड कहते हैं।
जब आप उस सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देते हो किसी भी ट्रांसलेटर का यूज करके, तो वो क्या कहलाता है, आपका ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। ऑब्जेक्ट कोड मतलब बदला हुआ कोड, सोर्स कोड मतलब ओरिजिनल कोड, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज मतलब कि देखो याद हो, लैंग्वेज मैंने बताई थी, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। अगर याद नहीं आ रहा है ना तो क्लास देख लेना। वो लो लेवल लैंग्वेज भी दो पार्ट्स में थी। फर्स्ट आपकी क्या थी, मशीन लैंग्वेज, सेकंड क्या थी आपकी असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के अंदर केवल 0 और 1 आता है। असेंबली लैंग्वेज के अंदर मैनिमोनिक्स आते हैं जिसके अंदर कुछ इंग्लिश के वर्ड्स ऐड हो जाते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कंप्लीटली इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला कंप्यूटर था उसकी प्रोग्रामिंग की गई थी मशीन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। बाद में आपकी बाकी की लैंग्वेजेस आई थी। तो स्टार्टिंग में जो लैंग्वेज थी वो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है जिसे बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है या फिर मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है। तो इससे 0 और 1 ही होता है केवल इसमें। तो पहला कंप्यूटर यही आपकी लैंग्वेज यूज करके प्रोग्राम किया गया था, ठीक है। जिनका आंसर मशीन लैंग्वेज है, थोड़ा सा है ना कॉमन सेंस पे भी अपनी लगाया करो, कॉमन सेंस भी कि भी हाँ इसमें ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस, नेटवर्क, पेरिफेरल, एक्सपेंशन बोर्ड या डिजिटल डिवाइस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई ये आपका इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, करवाया हुआ है, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। तो किसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहोगे, डिजिटल डिवाइस कहोगे या कोई एक्सपेंशन बोर्ड कहोगे, पेरिफेरल कहोगे या नेटवर्क कहोगे। डिजिटल डिवाइस मतलब जैसे आपके मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब आपके डिजिटल डिवाइस है। एक्सपेंशन बोर्ड आपका मदरबोर्ड पे लगा होता है। पेरिफेरल क्या होते हैं भाई, जो डिवाइस आप अपने कंप्यूटर पे अलग से अटैच करते हो ना, उन डिवाइसेस को कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। मान लीजिए आपने क्या किया, अपने मोबाइल को केबल, अपनी जो यूएसबी केबल है उसकी हेल्प से क्या किया है, अपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे जो आपका मोबाइल है वो क्या कहलाएगा, एक पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाएगा, पेरिफेरल डिवाइस कहलाएगा, ठीक है। एक्सपेंशन बोर्ड क्या होता है भाई, एक्सपेंशन बोर्ड का यूज होता है, आप अपने कंप्यूटर की जो कैपेबिलिटी है उसको क्या करना चाहते हो, इंक्रीज करना चाहते हो, ठीक है। तो एक्सपेंशन बोर्ड आपका मदरबोर्ड पे ही लगा होता है। तो इसका आंसर रहेगा नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, coded entries which are used to gain access to a computer system are called entry codes, password, security command, code words। तो देखिए यहाँ पे जो आप कोडेड एंट्री डालते हो ना, जो कोड वर्ड डालते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम में, उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहोगे, उसे एंट्री कोड कहते हो, पासवर्ड कहते हो, सिक्योरिटी कमांड कहते हो या कोड वर्ड्स कहते हो। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, कि जो कोड हम डालते हैं उसे हम कहते हैं पासवर्ड। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, मिनी कंप्यूटर वर्क्स faster than microcomputer, microcomputer works faster than mini computer, speed of both computer is the same, speed of both these computer cannot be compared with the speed of advanced। तो यहाँ पे देखिए, जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर करवाए थे तो वहां पे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर, ये सब बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग ट्रू है, तो काफी इजी सा ही क्वेश्चन है कि भाई जो आपका मिनी कंप्यूटर होता है वो माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच में आता है कहीं ना कहीं। तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से फास्ट होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर से स्लो होता है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, you organize files by storing them in archives, folders, indexes या list। आप अपनी फाइल को कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, कैसे स्टोर करते हो, तो कैसे करते हो आप अपनी फाइल को स्टोर। मान लीजिए आपने अपने नोट्स बनाए हैं, तो आप उन सभी नोट्स को कहाँ पे स्टोर करोगे, एक फोल्डर में स्टोर करोगे। तो उसी तरह से कंप्यूटर में भी आप क्या बनाते हो, एक फोल्डर बनाते हो। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा फोल्डर, ठीक है।
What type of resources is most likely to be shared? Common resources in a computer network. Printer, speaker, floppy disk drive, कीबोर्ड. क्वेश्चन क्या है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है ना, हम नेटवर्क बनाते हैं रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, एंड सबसे ज्यादा सबसे कॉमन कौन सा रिसोर्स शेयर किया जाता है? प्रिंटर शेयर किया जाता है, स्पीकर शेयर किया जाता है, फ्लॉपी डिस्क शेयर की जाती है, कीबोर्ड शेयर किया जाता है. तो अगर आपने देखा हो अपनी लैब के अंदर, जो आप स्कूल कॉलेज में जाते थे तो वहां पे जो कंप्यूटर की लैब होती थी, तो वहां पे देखा होगा कि सभी कंप्यूटर से एक प्रिंटर अटैच रहता था, एंड किसी भी कंप्यूटर में कमांड दो, वो प्रिंटर क्या करके देगा, आपको प्रिंट आउट निकाल के देगा. तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉमन रिसोर्स कौन सा है? शेयर होने वाला आपका प्रिंटर है. ठीक है, तो जिन्होंने भी प्रिंटर आंसर दिया है, या वो क्या है उनका करेक्ट रहेगा. Which device is required for the internet connection? इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सा डिवाइस चाहिए आपको? जॉयस्टिक, मोडम, सीडी ड्राइव, एनआईसी कार्ड. जॉयस्टिक क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है. अपना आंसर कमेंट कर दीजिएगा. जॉयस्टिक क्या होता है भाई? एक इनपुट डिवाइस होता है. जब आप गेम्स खेलते हो, वीडियो गेम खेलते हो, तब आप जॉयस्टिक का जनरली यूज करते हो. उसके अलावा अगर आपको कहीं पर भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट मिले, तब भी आप जॉयस्टिक का यूज करोगे. फ्लाइट सिमुलेशन में भी आप जॉयस्टिक का यूज करते हो. ये 3 एप्लीकेशन जॉयस्टिक की पूछी जाती है. मोडम क्या होता है? तो मोडम के ऊपर मैंने आपको एक अलग से क्लास दी थी. मोडम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर. मोडम आपका कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन के बीच में लगाया जाता है. क्या करता है? ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलता है, डिजिटल को एनालॉग में बदलता है. ठीक है. सीडी ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क. सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क. सीडी किस लिए यूज करते हो? आप जनरली अपना डेटा स्टोर करने के लिए यूज करते हो. एनआईसी कार्ड. एनआईसी की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. एनआईसी की फुल फॉर्म रहेगी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. ठीक है. एंड जो आपका एनआईसी है, ये आपके कंप्यूटर में ही होता है. एनआईसी कार्ड कहाँ पे लगा होता है? आपके कंप्यूटर में मदरबोर्ड पे लगा होता है. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने चारों के बारे में बताया कुछ ना कुछ. कहाँ पे आपको लगा कि मैंने इंटरनेट के बारे में कुछ बताया होगा? तो देखो, जो मोडम होता है वो आपका यूज होता है किसके लिए? इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं. आप कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन के बीच में किसका यूज करते हो? मोडम का यूज करते हो. ठीक है. एंड यहाँ पे ये नेट कनेक्टिविटी के लिए यूज किया जा रहा है. तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका आंसर रहेगा. व्हाट इज ए लाइट फैन? लाइट पेन क्या होता है? अ मैकेनिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस. लाइट पेन है भाई आपका एक इनपुट डिवाइस. क्या होता है भाई? ये इनपुट डिवाइस है. अब यहाँ पे भी इनपुट डिवाइस है और यहाँ पे भी इनपुट डिवाइस है. तो ये कौन सा इनपुट डिवाइस करोगे? मैकेनिकल है कि इलेक्ट्रॉनिक है? तो देखो, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है. कंप्यूटर को यूज कर रहे हो, कंप्यूटर में अपने इनपुट डिवाइस का यूज करोगे. लाइट पेन आपका क्या होता है कि आप अपने एक तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है. क्या है आपका? ये इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस रहेगा. ठीक है. यूनिवैक फुल फॉर्म पूछी गई है. आप जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिए कि यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या होती है. यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर. तो यूनिवैक के बारे में काफी डिटेलिंग में बताया हुआ है मैंने कि यूनिवैक किसने बनाया था, कब बनाया था, फुल फॉर्म इसके बारे में बताई थी. इसी के साथ मैंने एक एनिएक कंप्यूटर बताया था, उसके साथ मैंने एक एडजैक कंप्यूटर भी बताया था, फिर एक आपका एडवैक कंप्यूटर भी बताया था. ठीक है. एक मार्क 1 कंप्यूटर भी बताया था. तो ये सारे इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सारे ये 1 2 3 4 5 ये 5 कंप्यूटर है जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं. इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है ज्यादातर. तो यूनिवैक आपका फुल फॉर्म रहेगी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है. ठीक है. सीडी रोम स्टैंड्स फॉर. सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या है? ए बी सी डी. कॉम्पैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डेटा रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्टेबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क.
रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन डी क्या रहेगा आपका? करेक्ट रहेगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन डी आपका आंसर रहेगा। ठीक है। ALU इज, ALU की फुल फॉर्म पूछी गई है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, नन ऑफ द अबव। क्या आंसर आएगा? जल्दी से बताइएगा, कितने स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है इसमें? तो ALU आपका CPU का ही एक पार्ट है। ALU क्या करता है? जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है उनको परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसे कि ये आपकी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये कैलकुलेशन करेगा। अगर कोई कंपैरिजन करना है तो ये वाली कैलकुलेशन भी आपका ALU ही परफॉर्म करता है। ALU की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। VGA इज, VGA की फुल फॉर्म क्या है? तो जो मैंने आपको एक फुल फॉर्म की क्लास करवाई हुई है ना, उसके अंदर ये सारी फुल फॉर्म इंक्लूड की गई है। 100+ आपकी फुल फॉर्म है एंड वहीं से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाता है। तो VGA इज वीडियो ग्राफिक्स एरे, विजुअल ग्राफिक्स एरे, वॉलेटाइल ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स अडेप्टर। VGA की फुल फॉर्म क्या होगी बताइए? VGA is video graphics array. ऑप्शन डी वीडियो ग्राफिक्स एरे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, VGA की फुल फॉर्म क्या है आपकी? वीडियो ग्राफिक्स एरे। एंड आपकी जो VGA है ना वो एक केबल होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? VGA केबल बोलते हैं। आपने अगर देखा हो, जब आप कंप्यूटर को अपने मॉनिटर को जब अपने CPU से कनेक्ट करते हो ना, तो उसके लिए आप एक ब्लू केबल का यूज करते हो। मतलब आप वो उसका जो क्या कहते हैं अडेप्टर जो होता है ना आगे का पोर्शन, वो उसका ब्लू कलर का होता है। तो उस केबल को क्या कहते हैं? हम VGA केबल कहते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? हमारे मॉनिटर को किससे कनेक्ट करते हैं? हमारे CPU से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। VGA की फुल फॉर्म क्या रहेगी? वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IBM 1401 इज, IBM 1401 क्या है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन? IBM 1401 कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है? तो मैंने आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स करवाई थी, वहां पे मैंने आपको ये काफी सारे कंप्यूटर के नाम भी बताए थे कि भाई कौन सा किस जनरेशन में आएगा। तो आपका IBM 1401 आपका सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा। एंड जनरेशन के बारे में जरूर देख लेना कि किस जनरेशन में कौन सा डिवाइस यूज होता है, किस जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट जनरेशन में आपका क्या यूज होता है? वैक्यूम ट्यूब्स होती है, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर होते हैं, थर्ड जनरेशन में IC होती है। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में आपका LSI आ जाता है, फिफ्थ जनरेशन में आपका VLSI आ जाता है। तो ये देख लेना अच्छे से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की क्लास। MSI स्टैंड्स फॉर, MSI की फुल फॉर्म पूछी गई है, मैंने करवाई भी है इसकी फुल फॉर्म। मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट, मीडियम स्केल इंटेलिजेंट सर्किट, मीडियम सिस्टम इंटेलिजेंट सर्किट। एक LSI होता है, एक MSI होता है, एक VLSI होता है और एक ULSI होता है। इन चारों की फुल फॉर्म करवाई हुई है। ठीक है, MSI की फुल फॉर्म होती है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ए। LSI में लार्ज हो जाएगा, VLSI में वेरी लार्ज हो जाएगा, ULSI में अल्ट्रा लार्ज हो जाएगा। ठीक है, बाकी S से स्केल रहेगा, I से इंटीग्रेटेड रहेगा, C से सर्किट रहेगा। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी पूछी है। तो ये मैं जब आपको मेमोरी करवा रही थी तो वहां पे मैंने आपको बताया था। देखो मैं साथ साथ क्यों बता रही हूँ, जिससे कि आपको याद आ जाए कि भाई कौन सी क्लास में आपने इस चीज के बारे में पढ़ा था। एंड कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली उस क्लास को ओपन करके एक बार फिर से देख ले। इसलिए मैं आपको साथ के साथ में उस क्लास का नाम बताती जा रही हूँ कि भाई हमने कहाँ पे किया था ये सब। तो यहाँ पे देखो 3.5 इंच, ये 3.5 इंच भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फ्लॉपी डिस्क का साइज कितना होता है, तो 3.5 इंच होता है। ठीक है, कैपेसिटी कितनी होती है भाई इसकी?
1.40 MB, MB का मतलब मेगाबाइट, 1.44 GB, GB का मतलब गीगाबाइट, 1.40 GB एंड 1.44 MB। तो काफी बार मैंने आपको बताया होगा फ्लॉपी डिस्क के लिए एक ही आपने एक टर्म देखा होगा, एक ही नंबर मैंने बताया था, वो क्या था आपका 1.44, यहाँ पे 2 बार है। MB या GB, तो फ्लॉपी डिस्क स्मॉल है, ठीक है, तो यहाँ पे MB आएगा, 1.44 MB आपका आंसर रहेगा। WAN स्टैंड्स फॉर वेब एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरे नेट, वायरलेस एरिया नेटवर्क। तो देखो नेटवर्क 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका लैन, सेकंड होता है मैन, थर्ड होता है वैन। पहले 3 टाइप के होते थे, अभी एक और आ गया है, वो है आपका पैन। फुल फॉर्म देख लो सभी की। पर्सनल एरिया नेटवर्क, वैसे फुल फॉर्म में जो क्लास है, फुल फॉर्म की क्लास, उसमें है ये सब। लोकल एरिया नेटवर्क आपका, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो किसकी पूछी है? वैन की पूछी है। क्या फुल फॉर्म रहेगी? वाइड एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। MICR स्टैंड्स फॉर, MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक केस रीडर, नन। जो MICR है आपका एक इनपुट डिवाइस है, जो आपके बैंक में चेक आप डालते हो, उन चेक पे मैग्नेटिक इंक में जो नंबर होता है उसको रीड करने के लिए आपका MICR यूज होता है। फुल फॉर्म होती है इसकी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। रीडर ना मिले तो रिकॉग्निशन मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है EBCDIC स्टैंड्स फॉर। EBCDIC की फुल फॉर्म पूछिए, शायद मैंने आपको नहीं करवाई है, लेकिन फुल फॉर्म की क्लास में जरूर होगी ये, वैसे आपके टॉपिक में नहीं आई है। तो EBCDIC की फुल फॉर्म देखो, ये क्या है? एक कोड है। क्या है? हमारे पास कुछ कोडिंग सिस्टम्स होते हैं कंप्यूटर में, जैसे एक कोडिंग सिस्टम का नाम है ASCII। इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। EBCDIC की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड। वैसे कोई ना कोई MCQ जो हम कर रहे होंगे ना, वहां पे मैंने एक क्वेश्चन जरूर डाला होगा। ASCII की फुल फॉर्म क्या रहेगी? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। एंड आपकी EBCDIC की फुल फॉर्म क्या रहेगी? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। ASCII आपका 7 बिट और 8 बिट का कोड होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो, वैसे नहीं पूछेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से CPU का कौन सा एक पार्ट है? तो प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। क्या आंसर करेक्ट रहेगा इसका? कमेंट करके बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो CPU के अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किए 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं, CU और ALU होते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, CAD स्टैंड्स फॉर। कैड की फुल फॉर्म बतानी है, तो ये फुल फॉर्म वाली क्लास के अंदर इसकी फुल फॉर्म अवेलेबल है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और मैंने आपको जब शायद इनपुट आउटपुट डिवाइस करवा रही थी, तब भी मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बताई होगी। कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, कंप्यूटर एनालॉग डिजाइन। तो कैड की फुल फॉर्म होती है आपकी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। Junk email is also called spam, spoof, sniffer, script, spool। जो जंक ईमेल होती है ना, जंक ईमेल, जब मैं आपको ईमेल की क्लास करवा रही थी तो वहां पे मैंने बताया था कि जंक ईमेल क्या होती है। जंक ईमेल का मतलब होता है कि भाई अनचाहे मैसेज, अनवांटेड मैसेज, उनको क्या कहा जाता है? जंक ईमेल कहा जाता है। एंड उनका दूसरा नाम क्या है? स्पैम। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। हैकर्स, हैकर्स कौन होते हैं? ऑल हैव द सेम मोटिव। एंड मैंने आपको एक हैकर बताया है और एक क्रैकर भी करवाया था, ठीक है। तो देखिए, ऑल हैव द सेम मोटिव, ब्रेक इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर, में लीगली ब्रेक इनटू कंप्यूटर एज लॉन्ग एज दे डू नॉट हैव एनी डैमेज, आर पीपल हु आर एलर्जिक टू कंप्यूटर्स। हैकर कौन होते हैं भाई? तो हैकर यहाँ पे आपके कुछ लोग होते हैं, कुछ पर्सन होते हैं, कुछ पीपल होते हैं। हैकर्स आर सम पर्सन, ठीक है। एंड ये क्या करते हैं? ये किसी दूसरे के कंप्यूटर को ब्रेक करते हैं, हैक करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है।
What type of computers are client computer most of the time in a client server system? Mainframe, mini computer, micro computer, PDA. PDA की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो क्लाइंट सर्वर सिस्टम है ना, व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर्स इन ए क्लाइंट सर्वर सिस्टम। एक क्लाइंट सर्वर सिस्टम होता है, देखो उस क्या मतलब होता है कि एक क्लाइंट होता है, ठीक है, एक सर्वर होता है। आप मान लीजिए कहीं पे शॉपिंग करने जा रहे हो, तो आप कौन हो, आप क्लाइंट हो। जिस भी शॉप पर आप जाओगे आपको मतलब कुछ भी चाहिए, आप अगर कोई ग्रोसरी का सामान लेने जा रहे हो, कोई अपने लिए कुछ वॉच वगैरह लेने जा रहे हो, शूज लेने जा रहे हो, तो आप उसी के रिगार्डिंग उस शॉप पे जाओगे। तो वो शॉप वाला आप क्या कहलाएगा भाई, वो सर्वर कहलाएगा। सर्वर का मतलब क्या हो गया कि अगर आपको ग्रोसरी चाहिए तो इस सर्वर के पास क्या है, सारी ग्रोसरी अवेलेबल है। आप कौन हो, क्लाइंट। आपको क्या चाहिए, सर्वर से कुछ चाहिए, तो आप क्लाइंट हो। आप क्या करोगे, सर्वर को रिक्वेस्ट करोगे कि भाई मुझे ये आइटम चाहिए। सर्वर क्या करेगा, अवेलेबल होगा तो आपको वो दे देगा, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो बता देगा कि भाई ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है। तो यही चीज क्या कहलाती है, कंप्यूटर के अंदर क्लाइंट सर्वर सिस्टम कहलाती है। अब यहाँ पे क्लाइंट कंप्यूटर कौन होते हैं, क्वेश्चन ये आ रहा है कि भाई कौन से टाइप का कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर की तरह एक्ट करता है ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम। मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर। तो देखिए जो आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है वो क्लाइंट कंप्यूटर की तरह यहाँ पे एक्ट करता है। ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा। माइक्रो कंप्यूटर जो जनरली हम घर में यूज करते हैं उसी को माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डजंट हैव द कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर। करवाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जब मैं बूटिंग करवा रही थी तब मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था, ऑपरेटिंग सिस्टम करवा रही थी तब भी मैंने इसके बारे में कुछ बताया होगा आपको। एंड क्लास अच्छी लग रही हो तो जरूर लाइक करना, ठीक है, शेयर करना। तो यहाँ पे देखिए आपका कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता अगर उसके पास क्या नहीं है, कंपाइलर नहीं है, लोडर नहीं है, ओएस नहीं है या असेंबलर नहीं है। तो देखिए अगर उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो बूट नहीं कर सकता। एंड बूटिंग क्या होती है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। बूटिंग मैंने दो टाइप की बता रखी है आपको, एक है आपकी वार्म बूटिंग और एक होती है आपकी हार्ड बूटिंग, ठीक है। The amount of vertical space between lines of text in a document is called double space, line spacing, single space, vertical spacing. क्वेश्चन क्या है, अभी ये आपका टेक्स्ट एडिटर में आ गए हैं, समझ लो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ गए हैं, ठीक है, उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपने ये लाइन लिखी, एक लाइन यहाँ पे लिखी, एक लाइन यहाँ पे लिखी। अब इन दोनों लाइन के बीच में ये स्पेस है, वर्टिकल स्पेस ही हुआ ना ये, इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वर्टिकल स्पेस बोल रहे हैं बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट। इस स्पेस को क्या कहते हैं, और देखो मैंने करवाया है ये वर्ड में आपको, डबल स्पेस कहते हैं, लाइन स्पेसिंग कहते हैं, सिंगल स्पेस कहते हैं या वर्टिकल स्पेसिंग कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं इसको हम, तो इसको हम कहते हैं लाइन स्पेसिंग। क्या कहते हैं हम इसको, लाइन स्पेसिंग कहते हैं। Example of non-numeric data is employee address, examination score, bank balance, all of these. तो नॉन न्यूमेरिक डेटा का मतलब क्या हुआ कि जिसमें नंबर नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिक का मतलब जिसमें नंबर आते हैं, नॉन न्यूमेरिक का मतलब भाई जिसमें नंबर नहीं, अल्फाबेट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बैंक बैलेंस हमेशा नंबर की फॉर्म में होता है, एग्जामिनेशन में जो स्कोर आया वो भी नंबर की फॉर्म में रहेगा, लेकिन जो एम्प्लॉय एड्रेस है वो उसमें आपको टेक्स्ट भी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन है आपका आंसर। व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं, ऑप्शन है द प्रोग्राम विच अराइव बाय बीइंग रैप्ड इन बॉक्स। ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया है, ठीक है। द प्रोग्राम विच इज द परमानेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच इज द पार्ट ऑफ ए बिग कंप्यूटर, द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल द मशीन। तो यहाँ पे देखिए
एम्बेडेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल द मशीन। तो यहाँ पे जो आपका आंसर करेक्ट है वो कौन सा है? ऑप्शन डी। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम का मीनिंग क्या हुआ आपका कि वो कंप्यूटर और वो सॉफ्टवेयर सिस्टम जो क्या कर रहे हैं, आपके मशीन को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं? कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे क्या बोल सकते हो आप? कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन होता है। एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं? आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन होता है जो एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? ये क्या होता है? आपका एम्बेडेड सिस्टम होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो आपका एम्बेडेड सिस्टम होता है वो आपके एक बड़े सिस्टम में, लार्ज सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका? एम्बेडेड सिस्टम इज ए स्मॉल पार्ट विद इन ए लार्जर डिवाइस दैट सर्व ए मोर जनरल पर्पस। मेन बात क्या है कि भाई वो एक कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए बनाया गया है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्म्ड एज होम पेज, इंडेक्स, जावास्क्रिप्ट या बुकमार्क। काफी इजी सा क्वेश्चन है, काफी बार बताया जा चुका है। वेबसाइट के पहले पेज को भाई होम पेज कहते हैं। वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस आपके HTML में क्रिएट किए जाते हैं। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेबसाइट को बनाया था टिम बर्नर ली ने। किसने बनाया था? टिम बर्नर ली ने बनाया था। फिल इन द ब्लैंक इज द अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड कैरेक्टर्स। ऑप्शंस है साइज, फॉर्मेट, पॉइंट, कलर। क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो आप टाइप कर रहे हो ना, जो कैरेक्टर आप टाइप कर रहे हो उसकी अपीयरेंस क्या होती है, मतलब कि वो आपको कैसे दिखाई दे। इस चीज को हम क्या कहते हैं भाई? आप उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करते हो, इसका मतलब आप उसकी अपीयरेंस को चेंज कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। When a file is saved for the first time, a copy is automatically printed. It must be given a name to identify it. It does not need a name. It only needs a name if it is not going to be printed. आपको भी पता है कि आप जब भी कोई एक फाइल क्रिएट करते हो सबसे पहले और फिर उसको सेव करते हो, तब आप क्या करते हो? जैसे आप उसको सेव करोगे आप उस फाइल को एक नाम देते हो। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। इट मस्ट बी गिवन ए नेम टू आइडेंटिफाई इट। ऑफिस लैन विच आर स्कैटर्ड जियोग्राफिकली ऑन लार्ज स्केल कैन बी कनेक्टेड बाय द यूज ऑफ कॉर्पोरेट कैन, लैन, डैन, वैन। लैन की फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई आपके जो ऑफिस के लैन है, आपके ऑफिस में क्या है? लैन से कनेक्टेड है। ठीक है, लैन से कनेक्टेड है मतलब कि वो एक सिंगल वायर से समझ लो कि कनेक्ट हो गया है। लैन आपका स्मॉल डिस्टेंस के लिए यूज होता है। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए ऑफिस में 4 पार्ट है भाई, एक ऑफिस का पोर्शन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, दूर दूर फैला हुआ है। जियोग्राफिकली ऑन लार्ज स्केल मतलब कि आपका वो अलग अलग जगह पे है। एक आपका रेवाड़ी में है, एक आपका झज्जर में है, एक आपका सोनीपत में है, एक आपका गुड़गांव में है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग जगह के ऊपर वो फैला हुआ है। अब वो लैन से कनेक्ट कर पाना काफी कॉस्टली हो जाता है, तब आप क्या यूज करोगे? तो देखिए जब ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर फैला हुआ होता है ना, तब हम यूज करते हैं वैन को, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, एक रूम में कनेक्ट करना है, एक बिल्डिंग में एक रूम में कनेक्ट करना चाहते हो, एक लैब के अंदर कनेक्ट करना चाहते हो, तब आप किसका यूज करते हो? लैन का यूज करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Where are data and program stored when the processor uses them? Main memory, secondary memory, disk memory और program memory। क्वेश्चन क्या है कि जब आप
डेटा और प्रोग्राम को स्टोर कर रहे हो, मतलब क्वेश्चन ये है कि जब आप डेटा एंड आपका जो डेटा एंड प्रोग्राम, जो प्रोसेसर मतलब कि जो सीपीयू करेंटली जिसके ऊपर काम कर रहा है वो कहाँ पे स्टोर होता है। मान क्वेश्चन समझ में आया कि प्रेजेंटली आप जिस भी डेटा के ऊपर काम कर रहे हो वो डेटा कहाँ पे स्टोर होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सीपीयू को, प्रोसेसर को किसी भी डेटा के ऊपर काम करना है तो उसे वो पहले मेन मेमोरी में लेके आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सीपीयू का डायरेक्टली कम्युनिकेशन किसके साथ होता है, मेन मेमोरी के साथ होता है, सेकेंडरी मेमोरी के साथ नहीं होता। तो अगर आपका डेटा सेकेंडरी मेमोरी में भी है तो भी वो कहाँ पे आएगा, पहले मेन मेमोरी में आएगा। तो मतलब आंसर क्या रहेगा, मेन मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, represents raw facts whereas is data made meaningful। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दो चीजें हैं यहाँ पे कि पहली चीज तो भाई कौन सी टर्म रो फैक्ट्स को बताती है और सेकंड कौन सी टर्म आपकी मीनिंगफुल डेटा को बताती है। तो शायद मैंने फर्स्ट सेकंड क्लास में आपको करवाया था, कि फर्स्ट क्लास में ही करवाया था जब मैं आपको ब्लॉक डायग्राम करवा रही थी, है ना। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप इनपुट देते हो तो इनपुट आप रो फैक्ट की फॉर्म में देते हो एंड आपकी ये रो फैक्ट क्या होती है भाई, कोई भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं देती। ये क्या दे रहे हो आप, उसको एक डेटा दे रहे हो एंड ये डेटा हमें कोई भी मीनिंग नहीं देता। इस डेटा से कोई भी मीनिंग निकालने के लिए इसके ऊपर पहले प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, तब ये डेटा क्या बन जाता है आपका, एक हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो क्या आंसर रहा हमें कि डेटा रिप्रेजेंट्स रो फैक्ट्स वेयर एज इंफॉर्मेशन इज डेटा मेड मीनिंगफुल, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन बी करेक्ट है। काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी मेक्स इट यूजफुल। रीड ओनली मेमोरी का कौन सी विशेषता है जो इसे यूजफुल बनाती है। रोम इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली अपडेटेड, डेटा इन रोम इज नॉन वॉलेटाइल, दैट इज इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर। वैसे ये बात ठीक है। रोम प्रोवाइड्स very large amount of inexpensive data storage. ROM chips are easily swapped between different brands of computer। तो जो यहाँ पे आपकी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, ऑप्शन बी है, ठीक है। जो रोम होती है ना वो नॉन वोलेटाइल होती है, इसका मतलब कि अगर पावर कट हो गई तो आपका डेटा क्या नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा। लेकिन जो रैम होती है वो आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है, अगर पावर कट हो गई तो आपका डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। What do you call the programs that are used to find out possible fault and their causes? Operating system, extension, cookies, diagnostic software, boot, diskette। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप उस प्रोग्राम को क्या कहोगे जो आपके सिस्टम में ये फाइंड आउट करता है कि भाई उसके अंदर कौन सा फॉल्ट है, उसका रीजन क्या है। तो उस प्रोग्राम को आप क्या कहोगे, तो उसको हम कहेंगे डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर, अगर आप अपने सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप उसका डायग्नोस्टिक कर सकते हो, डायग्नोसिस कर सकते हो, ठीक है। एंड वो आपको बताएगा कि भाई ये प्रॉब्लम है और इसका ये रीजन है, ठीक है। तो अगर हमारे सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम क्या करते हैं, उसका डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज, बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रैन। बी ऑप्शन है आपका प्रोलॉग, सी ऑप्शन है C++, डी ऑप्शन है आपका असेंबली लैंग्वेज। तो यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये पूछा गया है। तो देखिए बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रैन, प्रोलॉग, C++, ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस है और आपकी असेंबली लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो देखिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है इनमें से? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप लोग यूज भी करते होंगे, अपने सिस्टम में डालते हो, जो आपके वायरस को भी डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, वे आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए NAV, FPROT, ओरेकल, मैककेफे, इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जो ओरेकल है ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्या है आपका? ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। बाकी ये तीनों क्या रहेंगे भाई? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रहेंगे। अगर आपको नहीं पता कि NAV एंटीवायरस है, FPROT एंटीवायरस है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि ओरेकल आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, तब भी आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो, ठीक है। Which device is required for the internet connection? joystick, modem, CD drive, NIC card। ये रिपीट है ये क्वेश्चन, अभी ऊपर भी हमने डिस्कस किया है। तो क्या आंसर रहेगा इसका? मोडम रहेगा, ठीक है। What does DMA stands for? आपके एग्जाम में वैसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर भी देख लीजिए। डीएमए की फुल फॉर्म पूछी गई है, डिस्टिंक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मॉड्यूल एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन। तो डीएमए की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस? टेप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे ये तीनों ही क्या है? आपकी स्टोरेज डिवाइस है, और स्टोरेज में भी ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। ये तीनों ही क्या है? आपकी सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? When did जॉन नेपियर डेवलप लॉगरिदम? जो जॉन नेपियर है उसने अपनी लॉगरिदम कब डेवलप की थी? 1416, 1614, 1641, 1804। तो जो जॉन नेपियर की एल्गोरिदम है उसने वो डेवलप की थी 1614 में, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। A normal CD-ROM usually can store up to data 680 KB, 680 बाइट, 680 MB, 680 GB। तो यहाँ पे बताइए कितना एक CD-ROM नॉर्मली कितना डेटा स्टोर कर सकती है? तो ये मैंने आपको करवाया भी था। तो जो आपकी CD-ROM होती है वो कितना स्टोर करती है? 680 आपका ये जो MB है इसको स्टोर करती है, ठीक है, मेगाबाइट। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। देखो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो जनरली आपका CD-ROM होता है ना वो 700 MB डेटा स्टोर करता है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी कितनी पूछी जाती है? 700 MB इसकी कैपेसिटी होती है, लेकिन यहाँ पे 700 ये कंप्लीटली यूज नहीं करता। 700 में से कितना यूज करता है? आपका 680 MB ही ये यूज कर पाता है, ठीक है। MIS is designed to provide information needed for effective decision making by। ये वैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कंज्यूमर, वर्कर, फोरमैन, मैनेजर। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम is designed to provide information needed for effective decision making by managers। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये आज के क्लास में हमने कुछ 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए। क्वेश्चन 50 थे, लेकिन डिस्कस हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। आपके जितने हमने एक्सप्लेनेशन के साथ हमने इन सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो आपके 50 से तो काफी ज्यादा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर करवाए हैं, ठीक है। क्लास अच्छी लगती हो तो जरूर शेयर करना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम अपना कंटिन्यू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। ये काफी टाइम से हमने कोई प्रैक्टिस सेट नहीं किया था, तो इसीलिए आज की क्लास में हमने कुछ यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं। इसको आप बोल सकते हो कि आपका जो NTT PRT का एग्जाम होने वाला है ये उसकी फर्स्ट रिवीजन क्लास है, ठीक है। जल्दी ही हम इसकी सेकंड रिवीजन क्लास भी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में तो हम हमारा एक्सेल का जो आपका नेक्स्ट टैब रहेगा उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।